हेलो बच्चों, भी एक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट बातचीत का सारांश करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बातचीत के सारांश के साथ साथ लेखक का पूरा जीवनी भी बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, उनका नाम क्या है, उनका माता पिता का नाम क्या है, उनके माता पिता क्या करते थे, ये सभी आपको जानकारी देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यह कहानी है निबंध है बच्चों, बातचीत। यानी कि बातचीत एक निबंध रहता है बच्चों। यह किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। बातचीत निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा था। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ये पूरा बच्चों आप लोग एक नोट्स बना के रख लीजिए बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा 2025 के एग्जाम में। चलिए बच्चों, लेखक का नाम क्या था बातचीत का? तो उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। और लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में लेखक का जन्म हुआ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था बच्चों? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1814 44, सॉरी बच्चों, 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1914 को का मृत्यु हुआ था। इनका निवास स्थान कहाँ था बच्चों? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। और इनके माता पिता का नाम, यानी कि माता का नाम पार्वती देवी था बालकृष्ण भट्ट का, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। जिसमें कि पिता एक व्यापारी थे और माता एक सांस्कृतिक महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट हैं, जो कि पिता एक व्यापारी थे और माता एक सांस्कृतिक महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को है ना मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। बालकृष्ण भट्ट ने परीक्षा कहाँ से पास किया था? एंट्रेंस एग्जाम। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। यानी कि प्रारंभ यानी कि पहले तो बच्चों संस्कृत ही ज़्यादातर लोग पढ़ते थे, तो बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में ही संस्कृत का अध्ययन किया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कौन स्कूल से? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ये याद रखिएगा बच्चों आप लोग। इनकी वृत्ति क्या क्या है? वृत्ति है 1869 से लेकर 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मान की किए। यानी कि बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में ही, यानी कि वो तो एंट्रेंस के एग्जाम निकाले ही थे, साथ में उसी स्कूल में मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे। उसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। यानी कि ठीक उसी के 10 साल बाद प्रयाग में ही CAB यानी कि 1885 में प्रयाग के CAB नामक स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। फिर 3 साल बाद, लगले ही 3 साल बाद 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे कब अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। लेकिन यानी कि किंतु उग्र स्वभाव, यानी कि बालकृष्ण भट्ट वो अपने उग्र स्वभाव के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, और उनके बाद से वो लेखक के कार्य पर ही निर्भर है। यानी कि वो लेखक ही बन गए, उसी कार्य पर निर्भर रह गए। लेखक बने तो उन्होंने क्या रचना की, कितने उपन्यास लिखे, कितने नाटक लिखे और कितने प्रसंग लिखे, ये सब जानते हैं बच्चों। तो बालकृष्ण भट्ट ने 8 गो उपन्यास लिखे थे, जिनमें से पहला है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, या फिर हमारी घड़ी, या फिर सद्भाव का अभाव। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे
और प्रश्न भी लिखे। तो उपन्यास कितने लिखे थे? 8 गो उपन्यास लिखे थे बालकृष्ण भट्ट ने, जिनमें से रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तबेरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी उपन्यास है। ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ये नोट भी कर लीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने रचना में उपन्यास कितने लिखे थे। तो 8 लिखे थे। कौन कौन लिखे थे? तो ये सारा नाम दिया हुआ है, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। और बालकृष्ण भट्ट ने कुल नाटक 17 लिखे हुए हैं बच्चों। बालकृष्ण भट्ट ने कुल नाटक 17 लिखे हुए हैं, जिनमें से है पद्मावती, किरीतान, रजोनिये, बेनीसंहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुग की एक नकल, बृहन्नला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि नाटक लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि कुल मिलाकर 17-18 गोले है। बालकृष्ण भट्ट का नाटक लिखे हुए हैं 17 गोले। अब प्रश्न लिखे हुए 3, अभी तो 3 ही है, और भी लिखे हुए हैं। पहला है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, फिर आचार विडंबना आदि प्रश्न लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट। और निबंध कम से कम 1000 के आसपास लिखे हुए हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है निबंध 1000 के आसपास लिखे हुए हैं, जिनमें से 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया गया है निबंध का। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हम आपको बता दिए पूरा लेखक का जीवनी, लेखक के माता पिता का क्या नाम था, का जन्म कब हुआ था, वो कितने थी, क्या क्या रचना किए, कहाँ से थी, वो स्कूल पास किए, कहाँ तक पढ़े, क्या किए, फिर उपन्यास कितने लिखे, नाटक कितने लिखे, ये तो सब हम आपको बता दिए। अब चले इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग जानने चलते हैं, यानी कि इस कहानी का, इस निबंध का सारांश करते हैं बच्चों, बातचीत का। चलिए बच्चों, इस बातचीत सारांश को चलिए बच्चों करते हैं। इसमें बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध के माध्यम से बातचीत में लेखक ने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वस्तु बातचीत का सही इस्तेमाल करने के लिए दशा का बखान किया है। यानी कि ये जो बातचीत निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने, इसमें मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल वस्तु बातचीत का सही इस्तेमाल करने का यानी कि बखान किए हुए हैं, इसमें लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर आगे कवि कहता है कि मनुष्य में यदि बोलने की शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी संसार का क्या हाल होता, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, माने कि कवि कहते हैं, यानी कि लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य में यदि बोलने की शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी संसार का क्या हाल होता, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यानी कि लेखक भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि जब यदि कोई किसी में बोलने की शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी संसार का क्या हाल होता, लेखक भी नहीं जानते थे। फिर आगे लेखक कहते हैं कवि कहता है, यदि बोलने की शक्ति नहीं होती तो सभी लोग लुंज-पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिया होता। यानी कि लेखक यानी कि कवि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, शुरू में कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में मनुष्य को बोलने की शक्ति नहीं मिलती तो इस गूंगे संसार का क्या हाल होता है, इसके बारे में लेखक भी नहीं जानते थे। फिर कवि कहते हैं, यदि बोलने की शक्ति नहीं होती तो सभी लोग लुंज-पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिया होता। यानी कि कवि कहते हैं, यदि बोलने की शक्ति किसी में भी नहीं होती, कोई भी आदमी में नहीं होती, तो सभी लोग लुंज-पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिया होता, यानी कि बैठे होते। फिर लेखक बातचीत के भिन्न भिन्न तरीका भी बताते हैं, यानी कि लेखक जो है वह बातचीत के भिन्न भिन्न तरीका भी बताता है। जैसे में घरेलू बातचीत मन रमन का ढंग है, घरेलू बातचीत मन रमने का ढंग है, यानी कि ये करने का, जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि लेखक यानी कि कवि कहते हैं, यानी कि लेखक कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाने पीने यानी कि अतरंगी ढंग के खाने पीने, चलने फिरने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे शरीर में थोड़ा सा भी मवाद या धुआं जमा रहता है तो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता
है। यानी कि लेखक कवि का यानी कि लेखक कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि बातचीत इसलिए अत्यंत जरूरी है कि जब हमारे शरीर में थोड़ा सा मवाद या धुआं यानी कि गुस्सा हो या फिर मन में कुछ थी हो जो कि भारी लगता हो, कैसे कुछ बात शेयर करते हैं हम लोग अपने दोस्त यार से तो मन हल्का हो जाता है। वैसे कुछ मवाद धुआं रहता है, उसे बातचीत के जरिए ही भाप बनकर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही लेखक बता रहे हैं। फिर आगे है, इससे शरीर हल्का और स्वच्छ होता है। माने कि इससे माने कि हम लोग बातचीत के जरिए अपने मन का पूरा थी निकाल देते हैं, भाप निकाल देते हैं। इससे ही हम लोग का मन स्वच्छ माने कि स्वच्छ और हल्का हो जाता है। कैसे? कोई भी बात रहा, वो माने कि कोई दूसरा आदमी हमसे कहा तो हम चिंता में आ गए, वो किसी को बताए, वही हम किसी को बता दिए, माने कि अपने अच्छी बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। वैसे ही आप लोग जानते ही होंगे, तो किसी को बता दिए तो वैसे ही हम लोग का मन हल्का और स्वच्छ हो जाएगा कि हाँ चलो भाई, हम नहीं वो भी है। और आगे लेखक बोलते हैं, बातचीत का भी एक खास तरह का आनंद होता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत का भी एक खास तरह का आनंद होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही कहा है लेखक कि जब तक कोई आदमी यानी कि मनुष्य हो या फिर कोई भी हो, जब तक कुछ बोलेगा नहीं है तब तक उसका गुण दोष माने कि पता नहीं चलेगा, प्रकट नहीं होगा। उन्हीं का बोल स्वभाव से ही पता चलता है कि हाँ वो कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, उनके बोली के ढंग से ही पता चलता है। फिर लेखक बोलते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि बेन जॉनसन है, वो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि पूरा हाँ निरूपित हो जाता है कि हाँ वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी, वो वेन जॉनसन कहते हैं। और बोलते हैं, यूरोप के लोगों से बातचीत का विशेष हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछ सकता है 2025 के कि वेन जॉनसन क्या कहते थे। तो वेन जॉनसन कहते थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है और यूरोप के लोगों में बातचीत का विशेष हुनर है जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे के लेखक बोलते हैं बच्चों, इस प्रसंग में ऐसे ऐसे बात छोड़े जाते हैं कि जिसे कान को सुनकर अत्यंत सुख और आनंद मिलता है। लेकिन जब भी हम कोई बात करते हैं, प्रसंग मान के कथी करते हैं, तब हम लोग जितना मधुर से मधुर बात बोले कि कान को हाँ कान को अच्छा मिले, सुनकर आनंद मिले, अत्यंत सुख मिले, वैसा होता है। लेखक बातचीत का उत्तम तरीका यह मानता है कि हम वह शक्ति पैदा करें जो अपने आप बात कर लिया जाए। यानी कि लेखक बोलता है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या माना जाता है। तो लेखक बातचीत का उत्तम तरीका यही मानता है कि हम वह शक्ति पैदा करें जो अपने आप बात कर लिया जाए। चलिए बच्चों, ये आप लोग सारांश पूरा समझ गए होंगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।